नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडिजिनस वीवीआर मिसाइल की तरफ से है और अभी हम डीआरडीओ की तरफ से डेवलप किए जाने वाले नेक्स्ट जनरेशन वीवीआर मिसाइल के बारे में बात करने वाले हैं। अभी अगर भारत की वीवीआर मिसाइल के बारे में बात करें तो इसमें अस्त्र सीरीज के अंदर 3 अलग अलग कैटेगरी की मिसाइल को डेवलप किया जा रहा है, जिसमें अस्त्र मार्क 1 की रेंज 110 किलोमीटर, मार्क 2 का रेंज 160 किलोमीटर और मार्क 3 का रेंज लगभग 250 किलोमीटर से 350 किलोमीटर तक होने की बात की गई है। इनमें से अस्त्र मार्क 1 एक सिंगल पल्स मोटर का इस्तेमाल करता है, अस्त्र मार्क 2 में डुअल पल्स मोटर का इस्तेमाल होता है और अस्त्र मार्क 3 की बात करें तो इसमें एसएफडीआर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस वजह से इसका रेंज 350 किलोमीटर तक होने की बात की गई है और आने वाले 5 सालों में अस्त्र मार्क 3 प्रोडक्शन में एंटर करने की उम्मीद किया जा रहा है। लेकिन अभी से ही डीआरडीओ की तरफ से इसके कॉस्ट इफेक्टिव वेरिएंट को बनाने का प्लान किया जा रहा है, क्योंकि एसएफडीआर टेक्नोलॉजी की वजह से इसकी यूनिट कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होने की उम्मीद किया जा रहा है। तो इसी वजह से अभी सेम परफॉर्मेंस को मैच करने के लिए डीआरडीओ की तरफ से अस्त्र मार्क 4 को डेवलप करने का प्लान किया जा रहा है, जिसमें एसएफडीआर टेक्नोलॉजी के बदले ट्रिपल पल्स सॉलिड फ्यूल रॉकेट मोटर का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि लगभग 200 किलोमीटर से 250 किलोमीटर तक की रेंज को प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन ये अस्त्र मार्क 3 के मुकाबले थोड़ा इकोनॉमिकल होने वाला है और हो सकता है आगे चल के ये अस्त्र मार्क 1 को रिप्लेस भी करने वाला है। ट्रिपल पल्स सॉलिड मोटर का कॉन्सेप्ट एक 3 स्टेज की रॉकेट मोटर पर बेस्ड है, जिसमें हर पल्स सीक्वेंस के हिसाब से लॉन्च किया जाता है ताकि अलग अलग फ्लाइट फेज में प्रोपल्शन सिस्टम का ऑप्टिमम इस्तेमाल किया जा सके। ये टेक्निक मिसाइल की रेंज को बढ़ाने में और मैन्युवरेबिलिटी को इंप्रूव करने में काफी मदद करती है और ये फ्यूल कंजप्शन को भी ऑप्टिमाइज करता है, जिस वजह से मिसाइल ज्यादा दूरी तक ट्रैवल कर पाता है। रैमजेट प्रोपल्शन सिस्टम के बिना भी ये मिसाइल दूर तक मार करने की क्षमता रखने वाला है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी एसएफडीआर टेक्नोलॉजी के मुकाबले काफी कम कॉम्प्लेक्स होने के साथ साथ काफी कॉस्ट इफेक्टिव भी होने वाला है। अगला अपडेट डायनोटन सिस्टम की नए लॉटरिंग मुनिशन की तरफ से, जिसका नाम कातिल बताया जा रहा है। डायनोटन सिस्टम, जो कि डायनामिक टेक्नोलॉजी लिमिटेड का एक हिस्सा है, भारत का पहला जेट बेस्ड लॉटरिंग मुनिशन को इस बार एरो इंडिया 2025 के दौरान डिस्प्ले करने वाला है। कातिल, जिसका मतलब हिंदी में किलर होता है, एक स्वदेशी लॉटरिंग मुनिशन होने वाला है जो एक नए और एडवांस डिजाइन के साथ डेवलप किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह कि ये ट्रेडिशनल लॉटरिंग मुनिशन से थोड़ा अलग है, क्योंकि इसमें लैंडिंग गियर वगैरह मौजूद है जो इसे यूएवी की तरह टेक ऑफ करने की क्षमता देता है। इस फीचर की वजह से कातिल कुछ कंडीशन में रीयूज भी किया जा सकता है, जो इसे और भी ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाने वाला है। इसका टेक ऑफ वेट सिर्फ 12 kg है, लेकिन ये 1 kg तक की पेलोड को भी कैरी करने वाला है, जो छोटी साइज की पेलोड होने के बावजूद भी काफी पावरफुल वेपन बनने वाला है। इसकी 2 मीटर की विंगस्पैन के साथ जेट प्रोपल्शन सिस्टम इसको 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में उड़ने की क्षमता देने वाला है, जो इसे ट्रेडिशनल प्रोपेलर ड्रिवन लॉटरिंग मुनिशन से कई गुना तेज और इफेक्टिव बनाने वाला है। स्पीड इसे बैटलफील्ड में फास्टर रिस्पॉन्स टाइम देने के साथ साथ वाइड एरिया एंगेजमेंट की क्षमता प्रोवाइड करने वाला है, जो टैक्टिकल ऑपरेशन के लिए एक बड़ा एडवांटेजेस भी होने वाला है। कातिल एक फायर एंड फॉरगेट टाइप का सिस्टम होने वाला है, जो लॉन्च होने के बाद अपने टारगेट को ऑटोनोमसली टारगेट कर सकता है। ये खास तौर पर जीएनएसएस डिनाइड एनवायरनमेंट में काफी फायदेमंद साबित हो सकता है, जहां पर ट्रेडिशनल नेविगेशन सिस्टम फेल हो जाता है। इसका बिल्ट इन नेविगेशन सिस्टम इंश्योर करता है कि ये हाई प्रिसिशन के साथ मिशन को एग्जीक्यूट कर पाएगा, जो कंटेस्टेड बैटलफील्ड के लिए काफी बड़ा टैक्टिकल एज प्रोवाइड करने वाला है। हालांकि इसकी एंड्योरेंस बस 16 मिनट तक ही होने वाला है, लेकिन इसकी स्पीड की वजह से 16 मिनट के अंदर काफी लंबी डिस्टेंस को ट्रैवल कर सकता है। इसका सर्कुलर एयर प्रोवेल बस 2 मीटर का है, जो इसे हाई वैल्यू टारगेट को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हिट करने की और डिस्ट्रॉय करने की क्षमता देने वाला है और आगे चल के ये फीचर इसे अर्बन वॉरफेयर के लिए और प्रिसिशन स्ट्राइक मिशन के लिए काफी आइडियल वेपन बनाने वाला है। अगला अपडेट भारत की एरियल रीफिलिंग कैपेबिलिटीज को लेकर है, जिसमें बोइंग की KC-46 पेगासस और एयरबस की A330 MRTT एयरक्राफ्ट के बीच एरो इंडिया 2025 के दौरान एक बहुत ही बड़ी कंपटीशन देखने को मिलने वाली है। दोनों एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के लिए एरियल रिफिलिंग एयरक्राफ्ट की टेंडर में अभी compete कर रहे हैं, जो मॉडर्न वॉरफेयर की सिचुएशन के हिसाब से भारत की एयर टू एयर रिफिलिंग कैपेबिलिटीज को इंप्रूव करने में काफ़ी बड़ा रोल को प्ले करने वाले हैं। बोइंग KC-46 पेगासस, जो कि बोइंग 767 कमर्शियल एयरक्राफ्ट के ऊपर बेस्ड है, एक
एडवांस एरियल रिफिलिंग टैंकर है जो की जरूरत पड़ने पर स्ट्रेटेजिक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट फीचर को भी ऑफर करता है। ये एयरक्राफ्ट यूएस एयरफोर्स के लिए सबसे पहले डेवलप किया गया था, लेकिन अब बोइंग इसको इंटरनेशनल मार्केट में भी एग्रेसिवली प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें भारत एक बहुत बड़ा कस्टमर वहां पे बन सकता है। KC-46 पेगासस के पास बूम और ड्रॉ दोनों टाइप की रिफिलिंग सिस्टम मौजूद है, जो इसे इंडियन एयरफोर्स की डिफरेंट टाइप के एयरक्राफ्ट के लिए कॉम्पैक्टेबल बनाने वाला है। इसके अलावा एयरक्राफ्ट छोटी एयरफील्ड से भी ऑपरेट करने की क्षमता रखता है, जो भारत की ज्योग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है। दूसरी तरफ अगर एयरबस की A330 MRTT की बात करें तो ये भी एक मजबूत कंटेंडर है, जो पहले से ही एशिया पैसिफिक रीजन में अपनी जगह बना चुका है। ये एयरक्राफ्ट जो A330 कमर्शियल एयरलाइनर पर बेस्ड है, बड़ी रिफिलिंग कार्गो कैपेसिटी के साथ आती है और इसे कई देशों की एयरफोर्स में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका ऑटोमेटेड रिफिलिंग सिस्टम और इंटरनेशनल एक्सरसाइज में टेस्टेड परफॉर्मेंस इसको एक रिलायबल ऑप्शन बना रहा है। और अभी एरो इंडिया शो के दौरान दोनों मैन्युफैक्चरर्स अपनी एयरक्राफ्ट की रेंज, पेलोड कैरिंग कैपेसिटी, रिफिलिंग सिस्टम और मेंटेनेंस एडवांटेजेस को हाईलाइट करने वाले। साथ ही मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, लोकल मैन्युफैक्चरिंग और लॉन्ग टर्म सपोर्ट को लेकर भी प्रस्ताव दिया जाने वाला है। अगला अपडेट एमका की तरफ से। तो इस बार की एरो इंडिया शो के दौरान HAL और AD की तरफ से पहली बार एमका की एक फुल स्केल मॉडल को डिस्प्ले किया जा रहा है और आज सुबह बायो एरोस्पेस की तरफ से एमका की फुल स्केल मॉडल की कुछ इमेजेस और वीडियोज को ट्विटर या वर्तमान की X सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में शेयर किया गया था। और जैसे ही मैंने वीडियोज और इमेजेस वगैरह देखा था, मुझे बिल्कुल भी ये अच्छा नहीं होता, मैं इतना इंप्रेस नहीं हुआ था, क्योंकि जो मॉडल अभी डिस्प्ले किया जा रहा था ये एमका की लगभग 5 साल पुरानी मॉडल जैसा लग रहा था। और सिर्फ मुझे ही ऐसा नहीं लगा था, बल्कि हमारे जितने भी डिफेंस ऑब्जर्वर्स हैं और एक्सपर्ट्स हैं, सभी को यही चीज पसंद नहीं आई थी। और इसी बात को लेकर अभी AD और HAL को काफी क्रिटिसाइज किया जा रहा है। पहली बात तो ये कि अभी जिस मॉडल को डिस्प्ले किया जा रहा है, इसको एमका के क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू के बाद का मॉडल बताकर डिस्प्ले किया जा रहा है, लेकिन असल में ये मॉडल 2020 के आसपास ग्राउंड टेस्टिंग और मेजरमेंट ट्रायल के लिए डेवलप किया गया था, जिसके बाद एमका की मॉडल में कई मेजर चेंजेस किए जा चुके हैं। इस मॉडल में लॉन्गर कनेक्टेड हॉरिजॉन्टल स्क्वाश प्लेट्स और वर्टिकल स्टेबलाइजर जैसे फीचर देखे गए थे, जो कि 2030 में चेंज किया जा चुका है। और इन चेंजेस के बाद एमका की विजुअल अपीयरेंस, जियोमेट्रिक स्टेल्थ, एरोडायनामिक परफॉर्मेंस और RCS के ऊपर काफी असर पड़ने वाला था, लेकिन वो सब इस बार इस मॉडल में मिसिंग दिखाई पड़ रहा है। और अभी शोकेस किए गए मॉडल में लेटेस्ट एडवांसमेंट्स और कटिंग एज डिजाइन चेंजेस को इफेक्टिवली रिप्रेजेंट नहीं किया गया है। अब तक AD की तरफ से इस मुद्दे को लेकर कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया गया, लेकिन एरो इंडिया जैसे बड़े इवेंट के दौरान एक्यूरेट और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट ना करना AD के लिए बहुत ही बड़ी परेशानी बनने वाली है। ये इंसिडेंट एमका प्रोजेक्ट के कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी के ऊपर आगे चल के एक नेगेटिव इंपैक्ट डालने की उम्मीद किया जा रहा है, जिसे फ्यूचर में अवॉइड करने की कोशिश की जानी चाहिए। साथ ही जितना हो सके उतना एक्यूरेट डाटा को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करनी चाहिए। अगला अपडेट नेवल एंटीशिप मिसाइल और इंडियन नेवी के MiG-29 के फाइटर जेट की लेटेस्ट अपग्रेड को लेकर है, जो कि अभी एरो इंडिया 2025 के दौरान शोकेस किया जा रहा है। NASM-SR एक वर्सेटाइल ऑल वेदर ओवर द होराइजन एंटीशिप मिसाइल होने वाली, जो 300 किलोमीटर तक की रेंज में स्मॉल और मीडियम साइज की वॉरशिप को टारगेट कर सकती है। ये इंडियन नेवी की मैरीटाइम कॉम्बैट कैपेबिलिटी को काफ़ी हद तक एनहांस करने वाली है। डिस्प्ले किए गए डमी मॉडल में स्कूप टाइप की एयर इंटेक को देखा गया, जो समझ इंटेक डिजाइन से थोड़ा अलग दिख रहा है। ये डिजाइन खास तौर पर लो अल्टीट्यूड पर मिसाइल के इंजन के लिए बेहतर एयर फ्लो को प्रोवाइड करता है। रिपोर्ट के मुताबिक NASM-MR में स्मॉल गैस टर्बाइन इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि 2.7 किलोन्यूटन तक की थ्रस्ट को प्रोवाइड कर सकता है। ये GTRE के द्वारा डेवलप किए गए स्मॉल टर्बोफैन इंजन का एक स्केल डाउन वर्जन बताया जा रहा है, जो पहले हेवी और लॉन्ग रेंज की क्रूज मिसाइल को और करने के लिए डिजाइन किया गया था। NASM-MR का इंक्लूजन इंडियन नेवी की ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी को और भी एनहांस करने वाली है, क्योंकि इसे सरफेस शिप्स के अलावा कैरियर बेस्ड एयरक्राफ्ट जैसे कि MiG-29 से भी लॉन्च किया जा सकता है। इसके साथ ही एरो इंडिया 2025 में इंडियन नेवी के MiG-29 के फाइटर जेट को भी एक नए बेलारूस में ADS तलिस्मन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पॉड के साथ देखा गया था, जो एक मेजर डिफेंसिव अपग्रेड माना जा रहा है। सिस्टम दुश्मन की गाइडेड मिसाइल के एक्टिव और सेमी एक्टिव रडार सीकर को डिस्टर्ब करने की कैपेबिलिटी रखता है, जो कि जैमिंग सिग्नल को एमिट करके मिसाइल को मिसगाइड करता है, जिससे हमारी एयरक्राफ्ट की सर्वाइविलिटी इंप्रूव होती है। तलिस्मन पॉड इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इन्फ्रारेड सीकर बेस्ड मिसाइल को भी काउंटर कर सकता है, जो मॉडर्न वॉरफेयर में एक क्रिटिकल थ्रेट बन चुके हैं। ये पॉड कमांड गाइडेड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के डाटा लिंक को भी जैम करने की कैपेबिलिटी रखता है, जिससे ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम के अटैक को भी वेट करना पॉसिबल होने वाला है। एक और खासियत ये कि ये पॉड फ्रेंडली फायर को भी प्रिवेंट कर सकते हैं, जिससे एयरक्राफ्ट अपनी अलाइड फोर्सेस के मिसाइल सिस्टम से गलती से टारगेट होने से बच सकता है। ये अपडेट MiG-29 की सर्वाइविलिटी और कॉम्बैट इफेक्टिवनेस को भी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करने वाली है, जो इंडियन नेवी की एरियल वॉरफेयर कैपेबिलिटीज के लिए एक बड़ा कदम होने जा रहा है।
तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।